नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शुक्ला और आज पुनः स्वागत है आपका इतिहास विषय में। दोस्तों, प्राचीन भारत में मौर्य वंश अपन लोग पढ़ रहे हैं और मौर्य वंश के और पूरे प्राचीन भारत और भारत के सबसे महान शासक अशोक के बारे में दोस्तों अपन पढ़ रहे थे। और अशोक लगभग आपका ये लास्ट हो गया है। और दोस्तों, आज ये अशोक को एक राष्ट्रीय महान सम्राट के ऊपर थोड़ा सा उसके ऊपर चर्चा करते हुए मौर्य वंश के पतन में बढ़ जाएंगे अपन लोग। और मौर्य वंश में विशेष रूप से अपन को ध्यान देना है कि इस मौर्य वंश के जो पतन में अशोक का क्या उत्तरदायित्व था, किसने क्या कहा, ये थोड़ा सा क्या करेंगे, हल्का सा अपन ध्यान देंगे। चलिए, तो यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें, ये मौर्य वंश में जो अशोक का दोस्तों साम्राज्य था, ये सबसे बड़ा क्या था, आपका ये साम्राज्य था। आप सब जानते हैं कि ठीक है, जो पतन अपन देखना है तो कोई वंश होता है दोस्तों, तो पतन के कई कारण होते हैं और उसमें लगभग पतन के कारण में सभी वंशों के पतन में कारण में आपका ये अयोग्य और निर्बल दोस्तों क्या होते हैं, आपके उत्तराधिकारी भी आपके क्या है ये होते हैं। तो स्वाभाविक है, हमने ये आपके लिख दिए कि अयोग्य, निर्बल, उत्तराधिकारी, अति केंद्रीकरण, राष्ट्रीय चेतना का अभाव, प्रांतीय शासकों के अत्याचार, आर्थिक संकट, जनता का विद्रोह और अशोक का उत्तरदायित्व। यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें, ये जो अशोक ने जो साम्राज्य दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य स्थापित किया था, उस साम्राज्य में आपको सबको मालूम है अशोक ने क्या किया था दोस्तों, कलिंग को क्या किया था, आपका ये जोड़ा था। और यहाँ थोड़ा सा आपको ये भी बता दें हम कि जो कलिंग था, ये अशोक का आपका क्या था, ये 5वां प्रांत क्या था उस साम्राज्य के अंतर्गत था आपका ये। तो वही अपन को देखना है कि ये जो सबसे पहले बात तो ये है कि ये मौर्य साम्राज्य में ये जो 5 प्रांत थे, ये 5 प्रांत आपके ये कौन कौन से थे, ये थोड़ा सा क्या है मैप में देखने की क्या करना है, कोशिश करेंगे अपन लोग। चलिए, तो ये तो बातों में क्या हो गया दोस्तों, आपका ये मैप बन गया। देखिए, जो अशोक महान है, अशोक महान ने ठीक है दिलों को भी जीता था, इसने आत्मा को भी क्या है दोस्तों जीता, इसने हृदय पर राज्य किया। सभी शासक क्या कहते हैं, आपका भूमिगत क्षेत्र पर राज्य करते हैं, लेकिन दोस्तों इसने क्या किया, ये एक हृदय सम्राट था। कौन, आपका ये अशोक। यहाँ थोड़ा सा बता दें, ये मौर्य वंश अशोक के काल में अपनी चरम सीमा तक दोस्तों पहुँच गया था। यहाँ ये आपका अफ़गानिस्तान है, ये कश्मीर है दोस्तों, ये पूरा क्षेत्र अफ़गानिस्तान और ये पाकिस्तान, ये पूरा क्षेत्र लेते हुए दोस्तों ये मौर्य वंश में था। यहाँ असम को छोड़ दिया जाए, यहाँ सुदूर दक्षिण को छोड़ दिया जाए तो दोस्तों क्या था, ये आपका पूरे आपका क्या था, ये अशोक के साम्राज्य में था, मौर्य वंश में था। तो अशोक के समय मौर्य वंश अपने चरम स्थिति में दोस्तों क्या है आपका ये था। और यहाँ हम आपको थोड़ा सा 5 प्रांत बताने की कोशिश करते हैं दोस्तों। एक था आपका ये पूर्वी प्रांत, पूर्वी। एक था दोस्तों कलिंग, एक था दोस्तों अवंती, एक था दोस्तों उत्तरापथ, एक था दोस्तों दक्षिणापथ। ये दोस्तों ये 5 प्रांत क्या थे आपके दोस्तों, ये आपके अशोक के साम्राज्य में थे। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में 4 थे। अशोक ने चूँकि कलिंग को जोड़ लिया था, इस कारण से क्या है आपका ये 5 थे। यहाँ आपको बता दें, ये जो अब आप लोग ब्लैक पेन से लिख रहे हैं, ये इनकी क्या है आपका ये राजधानी है। स्वाभाविक है, ये जो पूर्वी प्रांत की जो राजधानी थी, ये थी दोस्तों ये पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र आपको थोड़ा सा बता दें, ये आपका क्या था, ये मेन राजधानी भी थी और पूर्वी प्रांत की भी क्या थी आपकी राजधानी थी। यहाँ दोस्तों ये अवंती की जो राजधानी थी, ये उज्जैनी थी। उज्जैनी, ये पाटलिपुत्र जानते हो, वर्तमान पटना है, बिहार में है। ये उत्तरापथ की दोस्तों राजधानी थी, वो थी आपकी क्या है तक्षशिला। क्या थी दोस्तों, ये उत्तरापथ प्रांत की क्या थी राजधानी थी। ये जो कलिंग प्रांत की जो राजधानी दोस्तों, ये थी आपकी तोसली। दक्षिणापथ की जो राजधानी थी दोस्तों, ये थी सुवर्णगिरी। तो ये 5 प्रांत थे आपके। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें, ऐसा बताया जाता है कि जो अशोक का जो पुत्र था, क्या कहें, कुणाल के समय क्या हो गया था आपका, ये 2
क्षेत्रों में लगभग क्या आपका बट गया था। एक पूर्वी था, एक क्या था आपका दोस्तों पश्चिमी था। तो पाटलिपुत्र क्षेत्र पूर्वी वाला और पश्चिमी अवंती वाला क्षेत्र यहाँ पे क्या गया, 2 भागों में क्या होगा दोस्तों, ये बट गया था। आपको दोस्तों सबको पता है कि ये अशोक के समान देवानाम प्रियदर्शी राजा की जो उपाधि अशोक के पौत्र जो दशरथ था दोस्तों, दशरथ ने क्या आपका उपाधि धारण की थी। और श्रीलंका के जो शासक था तिस ने भी दोस्तों क्या आपका ये उपाधि धारण की थी। यहाँ चूँकि अशोक के उत्तराधिकारियों के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं, इस कहाँ से आपको थोड़ा सा बता दें। यहाँ अशोक के उत्तराधिकारियों में बोले किसने देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी अशोक के समान, तो आप दशरथ करेंगे। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के समान श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्यागना, ये किसने किया था दोस्तों, ये एक अशोक का एक पौत्र और था संप्रति, ठीक है ना। तो संप्रति भी दोस्तों क्या अपन करेंगे, जो कुणाल का क्या था आपका पुत्र था, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ये करना है। अशोक के समय कश्मीर को किसने मौर्य वंश से अलग कर लिया था, तो दोस्तों वो है जालौक। ऐसा कल्हड़ की राजतरंगिणी से मिलता है कि अशोक के बाद जो कुणाल आया, कुणाल चूँकि आपका क्या था दोस्तों, ये अंधा था, आपको सबको मालूम है। संप्रति उसका पुत्र उसकी सहायता करता था। और सबको मालूम है जो तिस्रक्षिता जो रानी थी आपकी, उसने क्या किया था दोस्तों, ये कुणाल को आपका अंधा करवा दिया था। कुणाल आपका पद्मावती का दोस्तों क्या था आपका ये पुत्र था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो जालौक था, जालौक ने दोस्तों कश्मीर में आपके क्या है ये अलग राज्य की क्या कर ली थी, आपकी स्थापना कर ली थी। कुल मिला के कल्हड़ राजतरंगिणी में कहता है कि कश्मीर का शासक क्या था, स्वतंत्र शासक था जालौक। इसका मतलब क्या है, ये ऐसा बताया जाता है कि अशोक के बाद कुणाल के समय थोड़ा सा पश्चिम में आप क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था, ये छुटपुट यवन आक्रमण हुआ था, उसको दबाने के लिए जालौक गया। और उसके बाद फिर क्या हुआ, कश्मीर से लौट कर नहीं आया और कश्मीर में स्वतंत्र अपनी मौर्य वंश की क्या है उसने स्थापना कर ली थी, किसने, जालौक ने। चलिए दोस्तों, तो ये तो नॉर्मली चीज़ आपकी है, ये जानते हैं आप लोग। यहाँ मैं आ जाए थोड़ा सा अशोक के बारे में। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें, जो अशोक के राष्ट्रीय सम्राट के रूप में दोस्तों देखते हैं, तो यहाँ 2 विद्वानों के दोस्तों क्या है कथन है आपका। एक है आपका हेमचंद राय चौधरी और एक आपका विदेशी विद्वान है H.G. बेल्स। चलिए, राष्ट्रीय सम्राट का मतलब कहलाता है कि ऐसा कार्य करना। सबसे पहली बात तो यह है, भारत में पहली बार राजनीतिक एकता की स्थापना जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुई थी, वो अशोक के समय पूरी तरह से और अच्छे से क्या है आपका सुव्यवस्थित रूप से स्थापित रही। इसके अलावा आपका अशोक ने आपका जो चक्रवर्ती आदर्श था उसको दोस्तों बनाए रखा, पूरे राष्ट्र को एक किया, शांति, अहिंसा और सहिष्णुता की नीति को दोस्तों क्या किया उसने आपका लागू किया। और ये पहली बार भारत में आपका ये लोहे की नीति को त्याग करके दोस्तों आप ये क्या है आपका ये युद्ध की नीति को त्याग करके पहली बार हृदय पर राज करने के लिए क्या किया उसने दोस्तों, ये धम्म चलाया और शांति, अहिंसा, सहिष्णुता की नीति को क्या किया दोस्तों, ये आपका एक दर्शन दिया। ये नीतियाँ बढ़ा करके इसने सबको क्या है दर्शन दिया। ये कुछ भी हो अंत में तो इसी नीति पर क्या है सबको ये चलना पड़ेगा। इस कहाँ से क्या है दोस्तों, इसे राष्ट्रीय सम्राट क्या है कहते किसको, अशोक को। यहाँ डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी जो अशोक के लिए कहते हैं, वो कहते हैं कि अशोक में चंद्रगुप्त मौर्य जैसी वीरता थी दोस्तों। और ये आपका समुद्रगुप्त जो आपका भारतीय नेपोलियन था सॉरी, समुद्रगुप्त जैसी क्या है सर्व प्रतिभा संपन्न था, सर्वगुण संपन्न था आपका। और इसके अलावा क्या है अकबर जैसी दोस्तों क्या थी, उसमें सहिष्णुता थी। इस प्रकार से दोस्तों क्या कहता है, ये सभी महान सम्राटों के गुणों को क्या कहता है अशोक में समाहित करते हैं। कौन, डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी। H.G. बेल्स क्या कहते हैं अशोक के लिए कि इतिहास के स्तंभों में जितने भी शासक हैं, महान संत राजा हैं, उन संत राजाओं में अशोक अकेला एक तारे की भांति क्या होता है दोस्तों, सर्वाधिक प्रकाशमान और आपका क्या है ये चमकदार है, सबसे ज़्यादा क्या है आपका चमकता है। इसकी ख्याति सबसे ज़्यादा क्या है आपका चारों ओर क्या है आपकी फैली है। ये दोस्तों H.G. बेल्स क्या कहते हैं अशोक के लिए कहते हैं। तो अशोक को राष्ट्रीय सम्राट के रूप में एक राय से दोस्तों सभी विद्वान क्या कहते हैं पेश करते हैं। इसमें 2 आपकी क्या है ये मेन है। यहाँ दोस्तों कोई वंश होता है, देखिए प्रकृति के अनुसार उत्थान और पतन सभी वंश का होता है, तो मौर्य वंश भी प्रकृति के इस नियम का शिकार हुआ और जिसका उत्थान हुआ है दोस्तों उसका पतन निश्चित है।
ये आपका प्रकृति का नेचर का नियम है और उसी के अंतर्गत मौर्य वंश का क्या हुआ दोस्तों, ये पतन हुआ। लेकिन फिर भी चूँकि क्वेश्चन आपका आता है कि मौर्य वंश के पतन के जो कारण हैं उन कारणों को किसने क्या कहा और इस मौर्य वंश के पतन में दोस्तों अशोक का क्या उत्तरदायित्व था। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें, एक क्वेश्चन और आता है कि अशोक के समान अशोक के कौन से पौत्र ने दोस्तों क्या किया था, ये आजीविकों के लिए, आजीवक जो संत होते उसके लिए गुफाओं का निर्माण किया था। तो सब जानते हो अशोक ने बराबर की जो बिहार में बराबर की जो गुफाएं हैं उसमें आपकी क्या है, आजीविकों के लिए दोस्तों कुछ गुहाएं तैयार की थी, जैसे कि कर्ण सुदामा, आपका विश्व झोपड़ी और चौपर आदि क्या है दोस्तों, ये गुफाएं थीं, ये अशोक ने बनवाई थी। क्वेश्चन आता है आपका, बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने गुहाएं बनवाई थी, आजीविकों के लिए बनवाई थी। उसी प्रकार से जो अशोक का पुत्र दशरथ था दोस्तों, उसने नागार्जुनी कोंडा जो साउथ में है, नागार्जुनी कोंडा में दोस्तों आजीविकों के लिए क्या है आपका गुहाएं का निर्माण करवाया था। ऐसा भी आपका क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये आ चुका है। तो थोड़ा सा ये बताने की ये कोशिश है कि अशोक की परिपाटी को उसके पुत्र पौत्रों ने कहीं ना कहीं क्या किया दोस्तों, आगे बढ़ाया। लेकिन ऐसी परिस्थिति आ गई थी जिन परिस्थितियों के कारण दोस्तों क्या होगा, मौर्य वंश का क्या होगा, पतन होगा। इसमें विदेशी आक्रमण भी था दोस्तों, आर्थिक संकट भी था, यहाँ जनता का विद्रोह भी आपका क्या है काम करता है, प्रांतीय शासकों के अत्याचार भी क्या है इसमें शामिल हैं। और आपके क्या है अयोग्य के अशोक के उत्तराधिकारियों में कोई अशोक चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार के समान क्या था दोस्तों, कोई इतना महान आपका शक्तिशाली नहीं हुआ। इसलिए मौर्य वंश क्या हुआ दोस्तों, ये पतन हुआ। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें, ये अशोक के उत्तराधिकारी में क्वेश्चन आता है कि कौन उत्तराधिकारियों में सबसे शक्तिशाली था। उत्तराधिकारी जितने हुए हैं 10 हुए हैं, उन 10 में कौन सबसे शक्तिशाली था। तो उसमें आपको शक्तिशालियों में संप्रति दोस्तों क्या है अपन थोड़ा सा ये देखेंगे कि अशोक के उत्तराधिकारियों में सबसे जो आपका ठीक जिसके बारे में कुछ शब्द कर सकते हैं वो दोस्तों क्या था आपका, ये संप्रति था आपका। ये थोड़ा सा हल्का से देखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, तो आ जाइए अशोक के का उत्तरदायित्व मौर्य वंश के पतन में। लेकिन उसके पहले जो लगभग सभी वंशों के पतन में जो कारण होते दोस्तों, वहाँ थोड़ा सा चर्चा करेंगे। यहाँ आ जाइए, सबसे पहले अयोग्य व निर्बल उत्तराधिकारी दोस्तों क्या है पूर्ण करना है। तो ये अयोग्य एवं निर्बल उत्तराधिकारी आपका जो कहा है, ये एक विद्वान है D.N. झा। सीधे सीधे ये है कि कोई भी वंश होता है दोस्तों, सभी वंशों के पतन में अयोग्य और निर्बल उत्तराधिकारी दोस्तों क्या होते हैं। लेकिन D.N. झा ने आपको बता दें अयोग्य एवं निर्बल उत्तराधिकारी के रूप में जो कारण दिया है, ये मौर्य वंश के लिए क्या है दोस्तों, ये तात्कालिक कारण दिया है। तात्कालिक क्या था ये दोस्तों, ये एक कारण था। इसके अलावा आपको बता दें कल्हड़ अपनी पुस्तक राजतरंगी में, और दोस्तों जो लामा तारानाथ हैं, तारानाथ भी क्या कहते हैं दोस्तों, ये कारण क्या कहते हैं बताते हैं। लेकिन D.N. झा ने अयोग्य एवं निर्बल उत्तराधिकारियों को दोस्तों तात्कालिक कारण के रूप में क्या किया है, ये पेश किया है आपका, ये ठीक है ना। स्वाभाविक है, कोई भी जब काम होता है, कोई भी आपका क्या है वंश का पतन होता है, तो सभी वंशों के पतन में अयोग्य और निर्बल उत्तराधिकारी दोस्तों होते हैं या विदेशी आक्रमण होता है। लेकिन यहाँ मौर्य वंश में अयोग्य और निर्बल उत्तराधिकारी थे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ एक लेखक है, सब जानते हो आप लोग, रोमिला थापर। रोमिला थापर कहते हैं कि अति केंद्रीकरण। रोमिला थापर ये इतिहासकार क्या कहते हैं कि अति केंद्रीकरण मतलब ये केंद्र की ओर उन्मुख था जो प्रशासन, मतलब केंद्र अधिक शक्तिशाली था। इस अति केंद्रीकरण के कारण क्या हो गया दोस्तों, ये जो प्रांतीय क्षेत्र थे वो थोड़ा सा क्या होना पकड़ ढीली पड़ गई। इस कारण से क्या होगा दोस्तों, ये आपका इसका पतन होगा। ये रोमिला थापा का स्वयं अपना क्या है विचार है। यहाँ दोस्तों जो राष्ट्रीय चेतना का अभाव है, ये कारण भी आप क्या है रोमिला थापर ही बताते हैं, रोमिला थापर। और ये आपको बता दें ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण बताया जा रहा है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है आपका ये किसके, मौर्य वंश के पतन में। देखिए आप सब जानते हो मौर्य वंश की स्थापना ही राष्ट्रीयता, देश प्रेम, राष्ट्रीय एकता, राजनीतिक एकता के कारण दोस्तों क्या है मौर्य वंश की स्थापना चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों ने मिलकर के दोस्तों की थी। मेन चंद्रगुप्त मौर्य है, चाणक्य का तो क्या था आपका सहयोग था, दिमाग था, ठीक है ना। तो ये राष्ट्रीय
चेतना, राष्ट्रीय एकता, राजनीतिक एकता के कारण ही दोस्तों इस वंश का क्या होगा, आपका ये स्थापना हुई थी। और जब वही चीज़ का अभाव हो गया तो क्या हो गया, ये वंश भी क्या हो गया दोस्तों, आपका क्या है, पतन, जो अग्रसर हो गया। तो राष्ट्रीय चेतना का अभाव मतलब देश प्रेम, इस मौर्य वंश का क्या है, पतन में आपका क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों, ये कारण था। फिर प्रांतीय शासकों के अत्याचार, दोस्तों ये बौद्ध धर्म की ग्रंथ है एक, उसका नाम है आपका, ये पुस्तक है दिव्यावदान। दिव्यावदान के अनुसार ये कारण भी फिर बैठता है कि प्रांतीय शासकों क्या थे दोस्तों, ये अत्याचार थे। यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें, जब तक्षशिला में विद्रोह हुए, और तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ था, आप लोग सबको मालूम है दोस्तों, तक्षशिला में ये 3 बार विद्रोह हुए। 2 बार बिंदुसार के समय विद्रोह हुआ था, 1 बार अशोक के समय विद्रोह आपका हुआ था। तो बिंदुसार के समय जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ तो उस समय पहले अशोक गया था, फिर सुसीम गया था। और अशोक के समय दोस्तों जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, उस समय अशोक ने अपने पुत्र कुणाल को क्या किया था, उस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था आपका। तो ये तक्षशिला के विद्रोह के समय अशोक से दोस्तों क्या कहते हैं, ये जनता शिकायत करती है कि हम ना राज्य के विरुद्ध है, ना हम राजकुमारों के विरुद्ध है। ये जो अमात्य हैं, जो शासक है ना, ये क्या कहते दोस्तों, वो हमारा शोषण करते हैं। ऐसे ही जनता क्या कहती है दोस्तों, शिकायत करती है। और ये दिव्यावदान ने क्या किया है, इस प्रकार से बताया है कि किस प्रकार से जनता अशोक से क्या है, शिकायत करती है प्रांतीय शासकों के अत्याचारों के विरुद्ध। चलिए दोस्तों, आर्थिक संकट यहाँ आपको सबको मालूम है, आर्थिक संकट है और ये करों की अधिकता है। आर्थिक संकट या करों की अधिकता, यहाँ थोड़ा सबको बता दें, ये मौर्य वंश के पतन में आर्थिक संकट था, ये जो बताते हैं ये डी कोशाम्बी मत देते हैं। आप सब जानते हैं कि मौर्य वंश में आर्थिक संकट आता रहा, कई बार आया, और 2 बार दोस्तों 2 बार का काल फेमस है। सहगोदा महास्थान के अभिलेख इस बात के प्रमाण हैं कि आर्थिक संकट अकाल इस समय क्या है आपका आना एक स्वाभाविक बात थी। तो स्वाभाविक है आपका अशोक के बाद आर्थिक संकट, कुछ आपके प्राप्ति को, कुछ मानवीय के संकट क्या दोस्तों आपके क्या है और बढ़ गए थे। इस कारण क्या है आपका ये टैक्स बढ़ा दिए गए थे जनता के ऊपर, और इस कारण से क्या हो गया, यह वंश क्या होगा दोस्तों, ये धराशायी हो गया। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें, चंद्रगुप्त मौर्य इसी अकाल से दुखी होकर के क्या हो गया था, भद्रबाहु के साथ में श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि द्वारा क्या है चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों प्राण त्यागे थे। और आपको बता दें ये कि संप्रति है, संप्रति जो अशोक का पौत्र था दोस्तों, संप्रति जो शालीशुक के पहले शासक था, संप्रति ने भी दोस्तों क्या किया था, इसने इस आर्थिक संकट अकाल से दुखी होकर के इसने, ये भी आपका जैन धर्म का उपासक था संप्रति, इसने भी क्या किया था, जैन रीति से श्रवण बेलगोला में जाकर के इसी आर्थिक संकट के कारण क्या हो गया, अपने प्राण क्या हो गया, दुखी होकर के त्यागे थे। संलेखना विधि द्वारा दोस्तों क्या है त्यागे थे। तो ये डी कोशाम्बी क्या कहते हैं, ये आर्थिक संकट को भी क्या कहते हैं, मौर्य वंश के पतन में क्या कहते हैं, ये कारण दोस्तों ये बताते हैं। इसके बाद फिर क्या है आपका ये जनता का विद्रोह। यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें, एक मौर्य वंश का शासक है शालीशुक, ध्यान सुनिएगा, शालीशुक जन विद्रोह में ही क्या हुआ था दोस्तों, मारा गया था। यहाँ जनता का विद्रोह, स्थानीय जनता के विद्रोह चाहे पाटलिपुत्र दोस्तों, और ये जनता में एक राष्ट्रीयता की भावना चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने दोस्तों क्या है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और चाणक्य ने दोस्तों क्या है राष्ट्रीयता की भावना बढ़ी थी। और जैसे ही क्या हो गए थे अयोग्य और आपके क्या है धूर्त शासक आपके क्या है आए, उत्तराधिकारी आए, तो जनता ने दोस्तों क्या किया, विद्रोह किया। जानते हो आप लोग ये जो आपके जो गार्गी संहिता में शालीशुक को धूर्त और झगड़ालू शासक दोस्तों कहा है, करों को बढ़ाने वाला दोस्तों क्या है दुष्ट शासक के रूप में आपको उसका वर्णन किया है, किसका, शालीशुक का, ठीक है ना, जो आपको क्या है आपका 7वें नंबर का मौर्य काल में क्या है आपका संप्रति के बाद दोस्तों शासक बना था। जनता के विद्रोह में वो मारा गया था आपका दोस्तों। तो ये आपका क्या है जनता का विद्रोह है आपका, ये थोड़ा सा हल्का सा देखना पड़ेगा। और ये जनता का विद्रोह है आपका, ये भी आपका दिव्यावदान के अनुसार क्या है अपन करेंगे, क्योंकि दिव्यावदान में आपको बता दें जन विद्रोह की बात काफ़ी क्या है आपका ये कही गई है आपका ये। अब इसके बाद आता है, चलो ठीक है ये कारण हो गए, अयोग्य निर्बल उत्तराधिकारी तात्कालिक कारण डी.एन. झा ने माना। कल्हड़ ने राजतंगनी और लामाता नाथ ने अपनी पुस्तक दोस्तों लिखी है कंगियूर और तंगियूर, इनकी पुस्तक है, तिब्बती लेखक हैं दोस्तों ये, कंगियूर और तंगियूर और कंगियूर,
कलहर की जो पुस्तक है राज तरंगिणी है, जानते हो आप लोग, राजाओं की धारा, कश्मीर का इतिहास है आदिकाल से 12वीं सदी तक का, ठीक है ना। इसमें कहा है अति केंद्रीय दोमिला थापर ने कहा है राष्ट्रीय चेतना का अभाव, आपका दोमिला थापर ने कहा है सबसे महत्वपूर्ण कारण मौर्य वंश के पतन का। प्रांतीय शासकों के अत्याचार दिव्यदान में कहा गया दोस्तों, और आर्थिक संकट, करों की अधिकता डी कोशाम्बी ने कहा है। जनता का विद्रोह भी दिव्योदान जो बौद्ध ग्रंथ है इसमें कहा गया है। अब इसके बाद दोस्तों क्या करना है अपन को, ये अशोक का उत्तरदायित्व। तो अशोक के उत्तरदायित्व में आपको बता दें, एक है ब्राह्मण विरोधी नीति, ब्राह्मण विरोधी नीति। ये बोले मौर्य वंश के पतन में अशोक का उत्तरदायित्व था। और ये आपको थोड़ा सा बता दें, ये हरिप्रसाद शास्त्री हैं, हरिप्रसाद शास्त्री, ये अशोक की ब्राह्मण विरोधी नीति के कारण क्या कहते हैं, बोले मौर्य वंश का क्या होगा, ये पतन होगा। हरिप्रसाद शास्त्री, हरिप्रसाद शास्त्री। और इसी के कारण, इसी ब्राह्मण विरोधी नीति के कारण दोस्तों ये अब यहाँ मौर्य वंश के अंतिम समय में क्या है दोस्तों, ये ब्राह्मण क्रांति भी क्या है कहिए दोस्तों हुई। और ब्राह्मण क्रांति का जो नेता था, वो नेता आपको क्या है इन्होंने बताया है, ये बताया है पुष्यमित्र शुंग को। पुष्यमित्र शुंग को बताया है कि कैसे किस प्रकार से 185 BC में आपका पुष्यमित्र शुंग ने जो ब्राह्मण धर्म की, जिसने शुंग वंश की ब्राह्मण वंश की स्थापना, शुंग वंश की स्थापना की, किस प्रकार से अयोग्य जो जनता में अप्रिय था, आपका जो अंतिम शासक था, आप जानते हो, ठीक है ना। तो उसको क्या किया, मार करके, आपको क्या है बहदत को मार करके इसने मौर्य वंश की मौर्य वंश का अंत किया और शुंग वंश की स्थापना की। किसने, इसने पुष्यमित्र शुंग ने। तो ये ब्राह्मण विरोधी नीति का आक्षेप लगाते हैं हरिप्रसाद शास्त्री अशोक के ऊपर, क्योंकि इसने क्या किया, ब्राह्मण धर्म को आगे नहीं बढ़ाया था। लेकिन दोस्तों हम बता दें कि अशोक धार्मिक रूप से सहिष्णु था। ये बात और है कि उपासक बौद्ध धर्म था। उपासक बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म को अधिक संरक्षण प्रदान करने के कारण क्या है, कुछ लेखक और हरिप्रसाद शास्त्री ने ब्राह्मण विरोधी क्या है दोस्तों बताते हैं, और ब्राह्मण क्रांति के कारण मौर्य वंश का क्या होगा, अंत होगा। ये आपका हरिप्रसाद शास्त्री का दोस्तों क्या है, ये अपना पक्ष है आपका। चलिए इसके बाद फिर क्या है आपका ये अहिंसा की नीति। अहिंसा की नीति, ये कहते हैं डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी कि अशोक अहिंसावादी था। राय चौधरी, डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी क्या कहते हैं कि अशोक की शांति और अहिंसा की नीति कारण क्या हुआ, मौर्य वंश का पतन हुआ। क्योंकि जिस वंश का उत्थान लौह और रक्त की नीति के से हुआ था, आपका जिस वंश का उत्थान, जिस वंश की स्थापना लौह नीति से चाणक्य और चंद्रगुप्त के द्वारा क्या है दोस्तों हुई थी, उसी वंश में क्या है अस्त्र शस्त्र रख देना, शांति और अहिंसा की नीति के माध्यम से हथियार में जंग लग जाना, ठीक है ना, और सेना का शिथिल हो जाना, आप क्या हो गया, ये मौर्य वंश के क्या है पतन का कारण बना। और आपके क्या है फिर चारों ओर से क्या होगा दोस्तों, यवन आक्रमण भी क्या है आपका इस समय लास्ट में क्या है ये होने लगे थे। तो ये ध्यान करिएगा, क्वेश्चन है कि अशोक की अहिंसावादी नीति को मौर्य वंश का पतन के कारणों में किसने माना, डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी ने क्या किया दोस्तों ये माना। ये क्वेश्चन आता है, ध्यान करिएगा कि मौर्य वंश के पतन में अशोक का कितना उत्तरदायित्व था, किसने क्या है आपका इसको कहा है। फिर इसके बाद फिर क्या है आपका ये है एक कारण है आपका अशोक के लिए, एक आक्षेप और लगाते हैं लौह एवं रक्त जो दोस्तों नीति होती है, इसका त्यागना, मतलब लौह और रक्त की नीति को त्यागना दोस्तों, ये आपका क्या है मौर्य वंश के पतन का कारण है। और ये बताते हैं आपके डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी, डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ये बताते हैं कि लौह एवं रक्त की नीति का त्यागना, जिस नीति के कारण मौर्य वंश की स्थापना हुई थी, इसी के कारण आपके जो अशोक ने काम किया कि हथियार रख दिए और आपके शांतिवाद की ओर चल पड़ा, विश्व शांति की ओर चल पड़ा। इस कारण से क्या हुआ दोस्तों, मौर्य वंश का आपका क्या है पतन हुआ। तो मौर्य वंश के पतन में अशोक के उत्तरदायित्व के लिए
कौन कौन आक्षेप लगाते हैं। डॉक्टर हरिप्रसाद शास्त्री कहते हैं ब्राह्मण विरोधी नीति थी, ब्राह्मण क्रांति हो गई थी, ठीक है ना। नेता पुष्पेंद्र शुंग था, इसका से अंत हुआ। अहिंसा की नीति के माध्यम से आप बताते हैं आपका कि हेमचंद्र राय चौधरी अशोक अहिंसावादी हो गया था, इसका से इस वंश का पतन हुआ। लौह एवं रक्त की नीति का त्यागना अशोक द्वारा राधा कुमुद मुखर्जी बताते हैं, इनके कारण क्या होगा दोस्तों, मौर्य वंश का अंत होगा। लेकिन दोस्तों ये सभी कारणों में एक बिंदु मात्र सत्य है, सत्यता का बहुत ही कम अंश है। पूरी तरह से दोस्तों क्या है, ये कारण सत्य नहीं है, क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं कि मौर्य वंश का जो पतन हुआ दोस्तों, क्राई ऑफ नेचर, प्रकृति की आवाज़ के कारण हुआ। प्रकृति की आवाज़ का मतलब क्या है, जिसका उत्थान है उसका पतन दोस्तों निश्चित है। इसीलिए 137 वर्ष में, ध्यान करिएगा, इसलिए 137 वर्ष तक क्या होगा, मौर्य वंश दोस्तों फला फूला, और इसके बाद फिर क्या हो गया आपका ये प्राकृतिक प्रकृति के अनुसार, नेचर के अनुसार उसका भी क्या होगा, अंत हुआ। होना ही था, कोई भी वंश होता है सभी का क्या होता है दोस्तों, अंत होता है। बस ये है कि कारण कुछ क्या है आपके जुड़ जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अशोक के उत्तरदायित्व को कौन कौन करते हैं, इन कारणों से बताते हैं। और ये आप क्या है दोस्तों, ये मौर्य वंश के है पतन के कारण है। ये दोस्तों मौर्य वंश के 5 प्रांत हमने आपको बताया है, इनकी 5 प्रांत की राजधानियाँ परीक्षा में आती हैं, ये भी हमने आपको बताया। अशोक को एक राष्ट्रीय सम्राट के रूप में क्या किया दोस्तों, फेमस आपका हमने पेश करने की कोशिश की कि किस प्रकार से क्या है आपका ये हेमचंद्र राय चौधरी H.G. वेल्स उसको राष्ट्रीय सम्राट के रूप में कहते हैं। यहाँ अशोक के समान किसने आजीविकों के लिए गुफाएं बनवाई, तो दशरथ ने दोस्तों नागार्जुनी कोंडा में गुफाएं बनाकर क्या किया दोस्तों, ये आजीविकों के लिए दान दी थी उन्होंने। अशोक ने कंस सुदामा चौपर विश्व झोपड़ी की गुफाएं बनवाई थी, ऐसा परीक्षा में क्वेश्चन क्या है आपका ये आता है। अशोक के समान किसने दोस्तों उत्तराधिकारियों में देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी, तो आपका क्या है वो दशरथ है। चंद्रगुप्त मौर्य के समान कौन से उत्तराधिकारी ने क्या किया था, अशोक के बाद शासकों में संलेखना द्वारा अपने जैन रीति द्वारा प्राण त्यागे थे दोस्तों, संप्रति है। तो ये थोड़ा सा अपन क्या करना, हल्का सा ये ध्यान करना है। किस शासक को बौद्ध विरोधी कहा गया है, तो कुणाल को दोस्तों बौद्ध विरोधी के का ये कहा गया है, ठीक है ना। कश्मीर का शासक कल्हड़ के अनुसार कौन था, तो जालौक था, ऐसा भी क्वेश्चन क्या है दोस्तों आता है। ये गार्गी संहिता में कौन से उत्तराधिकारी को धूर्त और झगड़ालू कहा गया है, वो दोस्तों सालिशुक था, ये भी थोड़ा सा क्या हल्का सा देखना पड़ेगा। किस शासक की मृत्यु जनता के विद्रोह में दोस्तों हो गई थी, वो सालिशुक की आपकी क्या है हो गई थी। कौन मौर्य वंश का अंतिम शासक था दोस्तों, वो बृहदत्त था। कौन था, ये बृहदत्त था। अंतिम शासक जो था वो बृहदत्त था। और ये बृहदत्त की हत्या ये पुष्यमित्र शुंग ने क्या की थी दोस्तों। पुष्यमित्र शुंग बृहदत्त क्या था, सेनापति था, यानी कि ये सेनानी था, इसकी उपाधि थी पुष्यमित्र शुंग की सेनानी। तो अंतिम शासक क्या था दोस्तों, बृहदत्त था। और प्रकृति के अनुसार, क्राई ऑफ नेचर के अनुसार 137 साल बाद क्या होगा दोस्तों, मौर्य वंश का क्या होगा आपका ये अंत होगा, जो होना ही था, होता ही है, और सभी वंशों को क्या है के साथ ऐसा होता है। तो दोस्तों ये आज जो अपने टॉपिक पढ़ा है, ये था अशोक एक राष्ट्रीय सम्राट, अशोक के समान कुछ उत्तराधिकारियों के कार्य, और उसके बाद फिर क्या है आपके मौर्य वंश के पतन के कारण। और मौर्य वंश के पतन के कारणों में अशोक का उत्तरदायित्व क्या था, कौन कौन अशोक के ऊपर कौन कौन से आक्षेप लगाते हैं। तो ये दोस्तों आपका क्या है ये टॉपिक हुआ आज दोस्तों। अशोक क्या है समाप्त है, लेकिन फिर भी अभी मौर्य वंश के कब प्रशासन अपन पढ़ेंगे, तो अभी अशोक के जो बदलाव है प्रशासन में, जो अशोक ने और आगे जोड़ा बढ़ाया, अच्छे काम जो जोड़े हैं, उनकी भी दोस्तों चर्चा होती रहेगी। तो आपको अशोक की चर्चा तो पूरे मौर्य प्रशासन में दोस्तों क्या है आपके ये होती रहना है। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं समाप्त होगा, और अपना ध्यान रखिएगा। इसी के साथ हमें अनुमति दें, इजाज़त दें। नमस्कार, जय हिंद।